कुछ साल पहले सावन के महीने में एक रात बहुत भयानक तूफानी बारिश हुई थी, जिससे कोलकाता शहर देखते ही देखते 2 हाथ गहरे पानी के नीचे डूब गया था। उम्मीद है कि सबको वह रात अभी तक याद होगी। वैसे तो कोलकाता का जो बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी वजह से शहर में कहीं ना कहीं आधे घंटे की बारिश के बाद ही घुटने भर तक पानी जम जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस बार तूफान और बारिश इतनी भयानक हुई थी कि मुझे लगता है कि पिछले 40 सालों में भी ऐसा तूफान कभी नहीं आया होगा। बिजली के तार टूट जाने की वजह से स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई थी और पूरा शहर घने अंधेरे में डूब गया था। सच है या झूठ ये नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना था कि उस एक रात की बारिश की वजह से 5 पैसे की मोमबत्ती का दाम 2 रुपए तक हो गया था। मेरा घर बादुड़ बागान में है। उस दिन एक जरूरी काम से मैं शहर के दूसरी तरफ हावड़ा की ओर गया था। काम खत्म करते करते 7 बज गए थे। लौटते समय चाय पीने के लिए मैं दरमा हाटा के पास एक छोटी सी दुकान पर आकर बैठ गया। बाहर तब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। रास्ते पर लगी स्ट्रीट लाइट्स के शीशों पर जमी बारिश की बूंदों से गुजरती हुई लैंप की धुंधली रोशनी बाहर फैल रही थी। मेरे लिए चिंता करने की भी कोई खास वजह नहीं थी, क्योंकि मेरे पास छाता था। मैं आराम से बैठकर चाय पीने लगा। दुकान में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2 लोग, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक जवान लड़का। दोनों एक टेबल पर बैठे किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। उनकी चाय तो कब की खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी ये बहस किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इसी वजह से वो दोनों भी वहां से नहीं उठ पा रहे थे। जवान लड़के ने कहा, अब जानते हैं साहब, शिशिर भादुड़ी जब बूढ़े आलमगीर का रोल करते हैं ना, तब एक बार भी उनके दांत तक नहीं दिखते। अधेड़ उम्र के आदमी ने चिढ़कर कहा, यह कौन सा बड़ा कमाल है? दांत है ही नहीं तो दिखेंगे कहां से? और दांत ना दिखने से कोई बड़ा एक्टर हो जाता है क्या? जवान लड़का बोला, अच्छा आप भी तो बूढ़े हो गए हैं, बिना दांत दिखाए एक बात कह के दिखाइए जरा। उन दोनों की बहस सुनते सुनते और चाय पीते पीते करीब 15 मिनट बीत गए। चाय खत्म करके पैसे चुकाकर मैं दुकान से बाहर निकल ही रहा था। वह जवान लड़का दानी बाबू के बारे में बहुत दिलचस्प बातें कर रहा था। उसी समय साए साए करता हुआ हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने खिड़की दरवाजों को झकझोर कर रख दिया। आसमान की तरफ नजर उठाते ही नीले रंग की एक भयंकर रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गई और उसके साथ ही बिजली की जोरदार कड़क से कान जैसे बहरे हो गए। उसी के साथ मैंने साफ साफ देखा कि नीली रोशनी के गायब होते ही अचानक जैसे आसमान पर किसी ने कालिक पोत दी हो। आसमान में पहले से ही काले बादल छाए हुए थे, उन्हीं के ऊपर और काले बादल छा गए, जिससे आसमान में तिल रखने की भी जगह बाकी नहीं बची। इसके बाद बड़ी तेज बारिश शुरू हुई। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ तिरछी होकर मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। रास्ते के स्ट्रीट लैंप की रोशनी भी बारिश के पर्दे के पीछे छिपकर फीकी सी पड़ गई। बस उनके चारों ओर एक गोल सी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं चाय की दुकान पर वापस आकर बैठ गया और नौकर को आवाज देकर कहा, अरे 1 कप चाय और देना तो। अचानक बादलों की गरज और मूसलाधार बारिश के कारण बहस करने वाले उन दोनों व्यक्तियों की बातचीत रुक गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से वही शुरू किया, दानी घोष अगर चाहे तो ऐसे 5 शिशिर भादुड़ी को कच्चा चबाकर फेंक सकते हैं, कच्चा। वह जवान लड़का अपने तरकश से
दलील का एक और तीर छोड़ने ही जा रहा था कि मैंने उसे टोकते हुए कहा, रहने दीजिए ना साहब, दुनिया में दानी घोष और शिशिर भादुड़ी के अलावा क्या और कोई बात करने लायक चीज नहीं है? कोई और बात कीजिए। वह जवान लड़का मेरी ओर घूमकर बोला, ऐसा है, चाय पी रहे हैं तो चाय पीजिए, समझ गए? बेकार की बकवास मत कीजिए। और फिर मैं चुपचाप चाय पीने लगा। इसी तरह रात के 8 बज गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके साथ ठंडी हवाएं साए साए करके चल रही थी। रास्ते पर चलने वाले लोग भी अब इक्का दुक्का दिखाई देते थे। और फिर 9 बज गए। बाहर बारिश और अंदर बहस दोनों बराबर चल रहे थे। गजब की लगन थी इन दोनों में। तब भी दानी घोष और शिशिर भादुड़ी को लेकर ये दोनों आपस में एक दूसरे से उलझ रहे थे, एक दूसरे को नोच खसोट रहे थे, जैसे इस दुनिया में इसके अलावा और कोई टॉपिक बाकी नहीं है। 9:30 बजे जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उठकर खड़ा हो गया। नहीं, जैसे भी हो मुझे रात को घर पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? छाते से तो इस बारिश से नहीं बच पाऊंगा और 5-10 मिनट के अंदर ही पूरा भीग जाऊंगा। ऊपर से मुझे सर्दी भी तो बहुत लगती है। निमोनिया हो गया तो क्या करूंगा? उसी समय बारिश और तेज हो गई, अचानक, जैसे बारिश की गति और बढ़ गई हो। एक बार बाहर की तरफ झांककर मैं फिर से वापस आकर बैठ गया। दुकानदार का नौकर बड़े आराम से बुझी हुई भट्टी के पास दीवार से टेक लगाकर सिर झुकाए हुए बैठा था। बाहर आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई थी। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। जवान लड़के ने कहा, शिशिर भादुड़ी। ठीक उसी पल अचानक से दुकान की बत्ती भी बुझ गई। कुछ देर तक सब कुछ एकदम शांत। दुकान के नौकर ने धीमी आवाज में कहा, लगता है लाइट का तार टूट गया है। आज सारी रात तो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। आप में से किसी के पास माचिस है क्या? मैं लैंप जला देता हूँ। अंधेरे में टटोलकर मैंने माचिस खोजी और उसको दी। लैंप जलाया गया। लैंप से निकलने वाले धुएं और धुंधली रोशनी से पूरा कमरा भर गया। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने पहली बार कोई और बात कही। वह बोला, नीलमणि, चाय की केतली एक बार फिर से चढ़ाओ, एक कप चाय और हो जाए। पास में बैठा वही जवान लड़का तेज निगाहों से मेरी तरफ देखकर अकड़ के साथ बोला, सिगरेट है क्या? मैंने जेब से सिगरेट का डब्बा निकालकर उसे थमा दिया। उसमें से कुछ सिगरेट निकालकर उस लड़के ने वह सिगरेट का डिब्बा बड़ी बेपरवाही से, बड़ी अवहेलना के भाव से मेरी तरफ फेंक दिया। फिर मेरी तरफ ऐसे पीट करके बैठ गया जैसे मुझसे उसे अब कोई काम ही नहीं है और इस धरती पर मेरे जीवित रहने का और कोई उद्देश्य ही ना हो। जैसे अब मैं उसके तो क्या, किसी और के भी किसी काम नहीं आऊंगा। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने बाहर की तरफ झांक कर देखा और कहा, ऐसी बारिश में बाहर नहीं जाया जा सकता। स्ट्रीट लाइट भी बुझ गई, बाप रे बाप। ये कहकर उसने अपना वही पुराना घिसा पिटा टॉपिक फिर से बेफिक्र होकर उठा लिया। मैंने भी बाहर की ओर झांक कर देखा। हाँ, सच में रास्ते की सभी स्ट्रीट लाइट अब नहीं जल रही थी। चारों ओर घना काला अंधकार था। कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बस लगातार होती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। एक कप चाय और पी गई। अधेड़ उम्र का वह आदमी बोला, ना, आज रात शायद घर लौटना नहीं होगा। नीलमणि, बारिश रुकने पर मुझे जगा देना, ठीक है? यह कहकर वह व्यक्ति बेंच के ऊपर लंबा होकर लेट गया और वह जवान लड़का किसी तरफ भी देखे बिना मेरी ही दी हुई सिगरेट के कश लेने लगा। लेकिन मैं तो इस तरह बेंच पर लेटकर सारी रात नहीं काट सकता। घर तो मुझे किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा। घर पर मेरी पत्नी भी दोनों बच्चों को लेकर अकेली होगी और नौकरानी, वो भी शायद अब तक अपने घर चली गई होगी।
लेकिन बारिश ना रुकने तक जाऊं तो जाऊं कैसे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज चुके थे। अधेड़ उम्र का वह आदमी अब गहरी नींद में सो चुका था। बीच बीच में उसके खर्राटों की आवाज आ रही थी। और जवान लड़का, वो तो चुपचाप बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब उस अधेड़ उम्र के आदमी की नींद टूटे और कब उनकी वही पुरानी बहस फिर से एक बार शुरू हो जाए। रात जितनी गहरी होती जा रही थी, मेरे मन की बेचैनी और घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तूफान और बारिश के इस कहर के थमने का कोई आसार भी नहीं दिखता था। और फिर घड़ी की सुइयां खिसकते खिसकते 11:15 पर भी पहुंच गई। नीलमणि के लैंप की लौ भी फीकी पड़ने लगी। उसने उठकर बत्ती को 1-2 बार हिलाकर कहा, तेल खत्म हो गया है, बस अब और 5 मिनट जलेगी। उस अधेड़ आदमी के खर्राटे अचानक बंद हो गए। वह उठकर बैठ गया और बोला, अरे बारिश रुक गई है क्या? नीलमणि बोला, नहीं बाबूजी, रोशनी बुझने वाली है, वही कह रहा था। ओह अच्छा, कहकर बेफिक्र अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर से सोने की तैयारी की। शिकार हाथ से निकल रहा है, यह देखकर बहस करने के लिए लालायित वह लड़का बोल उठा, मैंने तभी कहा था शिशिर। बस मेरे सर पर भी उस समय खून सवार हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा, खबरदार, खबरदार, अगर तुमने वो नाम फिर से मेरे सामने लिया है तो तुम्हारे सर के सारे बाल नोच लूंगा। इस तरह से मेरे अचानक से भड़कने पर वह लड़का और अधेड़ उम्र का वह आदमी दोनों के दोनों हैरान और सन्न होकर मेरे चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। इस सब घटना को देखकर नीलमणि ने डरी सहमी आवाज में कहा, साहब बारिश धीमी पड़ गई है, अभी मौका है, निकल पड़िए, मुझे दुकान भी बंद करनी है। दुकान से बाहर मुंह निकालकर मैंने झांक कर देखा तो हाँ, सच में बारिश का जोर आधे से भी कम हो गया था। तूफान जैसे थम गया हो। छाता उठाकर उसे हाथ में लेकर मैं खड़ा हो गया। नहीं, अब और देर नहीं करनी चाहिए, घर जाना हो तो यही ठीक समय है। पीछे से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी, अरे ओ साहब, माचिस की कुछ तीलियां देंगे क्या? गुस्से से मेरा तन बदन जल उठा। बेशरम कहीं का, ऐसे समय में पीछे से टोकता है। जेब में से मैच बॉक्स निकालकर मैंने उसको टेबल के ऊपर फेंक कर मारा और फिर वहां से बाहर निकल आया। लैंप की लौ 1-2 बार फड़फड़ाकर बुझ गई। बाप रे बाप, क्या अंधेरा हो गया था। एक बड़ा शहर बारिश की रात में अचानक बिना रोशनी के कितना भयानक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आंखों पर बहुत कसकर पट्टी बांध देने से या अंधा कर देने पर भी शायद इतना अंधकार नहीं दिखाई देता होगा। आंखों के सामने जब घना अंधकार छा जाए तब आंखें फटी की फटी रह जाती है और शरीर की सारी इंद्रियां सामान्य से अधिक सक्रिय हो उठती हैं। थोड़ी देर चलकर मैं एक जगह रुककर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा हूँ मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कोई अंदाजा नहीं। घर पहुँचने की बेचैनी में मैं बिना सोचे समझे दुकान से बाहर निकल तो आया, लेकिन ऐसे घने अंधकार में रास्ता पहचाना कैसे जाए। दुकान से बाहर निकलकर मैं ठीक किस तरफ जा रहा हूँ यह भी मुझे याद नहीं आ रहा था। हो सकता है कि जिस तरफ मेरा घर हो मैं उससे उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए। बहुत देर तक सोचा, लेकिन चुपचाप रास्ते के बीच में खड़े रहने से भी इस समस्या का समाधान तो नहीं होगा। जिस भी दिशा में हो मुझे चलना तो होगा ही। वर्षा और तूफान भी क्रमशः धीमे होते होते एक विषादपूर्ण दीर्घ श्वास छोड़कर थम गए। तब इस अंधकार में एक और चीज प्रबल हो उठी थी, वह थी इस मध्य रात्रि की भयानक नीरवता। अभी तक झमाझम करती हुई वर्षा के शब्द और हवा की साए साए की ध्वनि से जो दबी हुई थी, अब उसी नीरवता ने नग्न मूर्ति धारण करके जैसे दर्शन दिए हो। पृथ्वी के सभी मनुष्य जैसे मर गए हो और इस पूरे शहर में केवल
मैं ही अकेला जीवित हूँ। इस पूरे विश्व में मैं अकेला, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला जीवित व्यक्ति। दिशा विदिशाओं का कोई भान नहीं रहा। अंधकार में ठोकर खाते खाते हुए ही मैं चलने लगा। ऐसे घने अंधकार और ऐसी भयानक नीरवता में इस बात का बार बार अनुभव हो रहा था कि अकेले रहना बहुत कठिन है। इस जीवन को जीने के लिए मनुष्य चाहिए, संगी चाहिए, एक साथी चाहिए। किसी भी प्रकार से इस अकेलेपन से मुक्ति पाने का कोई ना कोई उपाय मुझे करना ही होगा। किंतु बहुत अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। कुछ दूर आगे चलते ही अचानक से एक जोर की ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह होकर कमर तक जमे हुए पानी के भीतर गिर पड़ा। मेरे हाथ से छाता छिटक कर पता नहीं कहाँ गिर गया। अपने आप को संभाल कर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि नहीं, भले ही कमर तक पानी ना हो लेकिन घुटनों तक तो होगा ही। अंदाजे से मुझे यह समझ में आया कि अभी तक मैं फुटपाथ पर चल रहा था और अब रास्ते पर आ गया हूँ। किंतु यह रास्ता जितना कष्टकर है उससे भी अधिक फुटपाथ पर वापस जाना कठिन है, क्योंकि इतना पानी जमने के कारण फुटपाथ कहाँ था इसी बात का पता नहीं चल पा रहा था। 5 घंटों तक लगातार वर्षा पड़ने पर इतना पानी तो रास्ते में जमा हो ही सकता है। यह आशंका मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। किंतु अब भगवान ने जब मेरी आंखें खोलकर सब कुछ समझा दिया तो मुझे चिंता होने लगी। पता नहीं कहाँ पर अथाह गहरा जल मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। हो सकता है अगले ही पल एक कदम आगे बढ़ाते ही छप से गहरे पानी में डूब जाऊं। लेकिन अब पछताने से तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपना दिमाग ठंडा करने की चेष्टा की। दिमाग ठंडा करके सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार मुझे फुटपाथ पर चढ़ना होगा। बीच रास्ते में इस पानी के भीतर 10 कोस पैदल रास्ता चलकर भी मैं किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि फुटपाथ पर चढ़ गया तो किसी न किसी घर के दरवाजे को खटखटाने पर शायद किसी घर में रात बिताने के लिए जगह मिल जाए, या फिर कोई ना कोई अन्य व्यवस्था भी की जा सकती है। मोटी बात यह है कि किसी भी तरह किसी मनुष्य के दर्शन मुझे प्राप्त करने ही होंगे। इस अंधकारमय समुद्र के भीतर और अधिक देर तक नहीं रहा जा सकता। इस समय तो किसी भी मनुष्य के दर्शन मिलना खजाने मिलने जैसा होगा। सावधानी से चलते चलते हुए भी ऐसा विशेष कुछ मुझे नहीं मिला जिससे मुझे थोड़ी बहुत राहत मिले। जल की गहराई एक घुटने से घटकर आधे घुटने तक रह गई तो फिर कभी टखने तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त दिशा निर्धारण करने का भी कोई रास्ता मेरे पास नहीं था और अपनी यात्रा को किस दिशा में ले जाना है इसका भी कोई चिन्ह मुझे नहीं मिला। उस रात इसी तरह कितनी देर तक मैं चलता रहा मुझे याद नहीं। समय की धारणा भी उस घोर नीरवता में कहीं डूब गई थी। अचानक मेरे पांव की उंगलियां किसी सख्त वस्तु से टकराई। मुझे अनुभव हुआ कि यह सीढ़ियों का पहला पायदान है। उस पायदान पर पांव रखकर ऊपर चढ़कर मैं जब इधर उधर घूमा तो मुझे लगा जैसे मैं फुटपाथ पर चढ़ आया हूँ। चलो, कम से कम मैं कहीं तो पहुँचा। दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर टटोलते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। एक भीगी हुई दीवार पर मेरा हाथ लगा। उस दीवार को पकड़कर ही मैंने चलना आरंभ किया। कुछ क्षणों तक इसी तरह चलने के बाद एक लकड़ी के दरवाजे पर मेरा हाथ पड़ा। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो, इतनी देर भवसागर में तैरते हुए अब कोई किनारा तो मिला। मैंने बहुत जोर जोर से दरवाजे को खटखटाया। उसके बाद मैंने जोर से चित्कार करते हुए पुकारा, कोई है? कोई है? अरे कोई तो दरवाजा खोलो। अरे ओ महाशय, दया करके एक बार दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है? एक बार दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किंतु कहाँ, दरवाजा जैसे बंद था वैसे ही बंद रहा। घर के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। केवल मेरा आग्रह व्याकुल कंठ स्वर कहीं भी आश्रय ना पाकर एक निसंग प्रेत योनि की तरह इस विराट निस्तब्धता में करुण क्रंदन करने लगा।
यहाँ तक कि दरवाजे के पीछे कोई है भी या नहीं, इसका भी कोई चिन्ह तक नहीं मिला। ऐसे ही 2-3 दरवाजों पर जाकर मैंने कोशिश करके देखी, किंतु जैसे पूर्ववर्ती वैसे ही परवर्ती, कहीं पर भी कोई फल नहीं हुआ। मेरा शरीर थक चुका था, मन भी उद्भ्रांत और उदासीन हो चला था। यदि कोलकाता के सभी लोग मर गए हैं, तो मेरे जीवित रहने का क्या लाभ है? अभी केवल सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए तो उसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जमे हुए जल के भीतर चलते चलते दोनों पांव जैसे टूट रहे थे। यदि मरना ही है तो किसी सूखे स्थान पर पांव फैलाकर मरना ही श्रेयस्कर है, किंतु पांव फैलाकर सोने लायक सूखा स्थान इस प्रलय प्लावित कोलकाता शहर में कहाँ मिलेगा? फुटपाथ के ऊपर भी प्राय 1 फुट तक जल जमा था। जो भी हो, मैं हार नहीं मान सकता और हथियार डाल देने से काम नहीं चलेगा। मन जितना भी अवसाद में क्यों ना डूब रहा हो, मैं बार बार जतन करके उसे फिर से अच्छा करने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि मेरी जीने की इच्छा बनी रहे। कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। इतने बड़े शहर में कोई एक घर तो होगा जहाँ से कोई ना कोई जवाब दे। शायद ऐसा हो जाए कि कोई गाड़ी या रोशनी लिए हुए कोई व्यक्ति मिल जाए। अचानक मेरे मन में एक भयानक संदेह उपस्थित हुआ। किसी अप्रत्याशित कारण से मैं अंधा तो नहीं हो गया ना? नहीं तो यह क्या संभव है कि इन दोनों आंखों से इतनी देर से मैंने कुछ भी नहीं देखा? इतना अंधकार भी क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब मैं ठोकर खाकर पानी में गिरा था तब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी दोनों आंखों को जोर जोर से मसलना आरंभ किया, किंतु आंखों का वह दुर्भेद्य अंधकार दूर नहीं हुआ। अचानक मुझे याद आया, अरे मैं माचिस जलाकर क्यों ना देख लूं। मैंने दोनों पॉकेट को टटोल कर देखा, नहीं, माचिस नहीं थी। मुझे याद आया कि दुकान से निकलने से पहले वह माचिस का पैकेट मैंने उस लड़के की तरफ फेंक कर मारा था और फिर वापस नहीं लिया था। मैं जैसे पागल की तरह हो गया था। मैं अंधा हो गया हूँ या नहीं, इस संदेह को मुझे किसी भी तरह से दूर करना ही होगा। एक क्षण की भी देरी अब मुझसे नहीं सही जा रही थी। एक और दरवाजे पर जाकर मैंने जोर जोर से मुक्के मारना आरंभ किया। ओ महाशय, अरे ओ महाशय, कोई है? एक बार दरवाजा खोलो, कोई है? पीछे से किसी ने शांत स्वर में कहा, बेकार में क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ पर कोई होगा तभी तो ना। ये सब की सब दुकानें हैं, सब बंद पड़ी है। उसकी भर्राई हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। कौन है? कौन है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ आइए, आइए, मेरा हाथ पकड़कर चले आइए। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक हाथ बर्फ से भी अधिक ठंडा। उसने मेरी हाथ की अंगुलियों को थाम लिया। मेरे पांव से लेकर मेरे सर के बाल तक मेरे शरीर का रोम रोम ठंड से कांप उठा। दांत भी किटकिटाने लगे। मैंने बुद्धि भ्रष्ट की तरह प्रश्न किया, मैं अंधा हो गया हूँ क्या? बहुत है, इसीलिए आप देख पा रही हैं, किंतु चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा, मेरा घर बहादुर बागान में है। अच्छा। कुछ क्षणों तक हम दोनों ही चुप रहे। अदृश्य आगंतुक पर मैं पूरी तरह से निर्भर हो गया था और वो भी मुझे सभी विघ्न बाधाओं से बचाता हुआ आगे लेकर चलने लगा। मेरी बोध शक्ति भी धीरे धीरे वापस आने लगी। मैंने कहा, अच्छा, इस अंधकार में आप तो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? उधर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद मैंने फिर से प्रश्न किया। मैं धर्माहाटा की एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुका था। वहां से निकलकर मैं कहाँ आ गया हूँ, आप बता सकते हैं क्या? नीम वाला श्मशान घाट के पास खड़े हैं। बाप रे, नीमतला श्मशान घाट!
ये नाम सुनकर मेरे शरीर का सारा खून जैसे पानी हो गया और कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। अचानक मैंने प्रश्न किया, आप कौन है? आपका नाम क्या है?" मेरा नाम सुनकर आप नहीं होगा। इस तरफ घूम कर आइए, वहां पर एक मेन हॉल खुला है, पानी बहने की आवाज सुन पा रहे हैं ना? उसके भीतर यदि एक बार आप गिर गए तो फिर आप जानते ही हैं। भयभीत होकर उस तरफ से हटकर मैं दूसरी तरफ आ गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरा पथ प्रदर्शक सहयात्री बोला, काफी डर जाना होगा। शहर के बीच में टंडन काली मंदिर के पास मनुष्य की ऊंचाई से लगभग 1.5 गुना तक पानी जमा है। आप उस रास्ते से नहीं जा पाएंगे। मैं चुपचाप उस रास्ते पर चलने लगा। 5 मिनट बाद मैंने कहा, ऐसा लगता है जैसे पूरा कोलकाता शहर श्मशान बन गया है। कहीं पर कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई मनुष्य नहीं। हाँ, ऐसा होता है। शहर के प्राण उसके रास्तों में बसते हैं। जब सड़कों पर लोग ही नहीं होते हैं तो शहर और श्मशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। मैंने मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यह कोलकाता शहर नहीं बल्कि भूतों का कोई राज्य हो। इसके बाद उसके हंसने की आवाज आई। रात में भूतों की भारी मौज होती है, क्या बोलते हैं? अच्छा, आप अकेले दरवाजे टटोलते फिर रहे थे, तब यदि किसी भूत के साथ आपकी मुलाकात हो जाती तो आप क्या करते, बताइए तो। और क्या करता, शायद डर के मारे मर ही जाता। भाग्य अच्छा है मेरे साथ भेंट हो गई। अच्छा, आपको भूत से क्यों डर लगता है? वह तो पहले से ही मरा हुआ है, उससे डरने की क्या जरूरत? क्या बात करते हैं महाशय, भूत तो भूत होता है, एक प्रेत आत्मा। उसके चाल चलन, उसकी रीति नीति, उसके स्वभाव चरित्र, इसके विषय में पहले से कुछ पता होता है क्या? तो डर नहीं लगेगा? डर लगना ही स्वाभाविक है। अच्छा, मान लीजिए। नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए। अचानक मेरा कलेजा कांपने लगा। ये मैं किसका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ? फिर भी मन में साहस लाने की चेष्टा करते हुए मैं बोला, आपने आपने अपना नाम तो नहीं बताया है, कहाँ रहते हैं ये भी नहीं बताया। रहता हूँ जहाँ पर हमारी आज आपने मेरा जो उपकार किया है उसे मैं इस जन्म में तो कभी नहीं भूल सकता। फिर से आपके साथ निश्चय ही भेंट होगी। संकट में पड़ जाए शायद तब। अच्छा, आप करते क्या हैं? जरूर कोई काम धाम करते होंगे। ये बताने में भी कोई दोष है क्या? मैं कुछ भी नहीं करता, बस ऐसे ही घूमता फिरता हूँ बेरोजगार। थोड़ी देर तक फिर से दोनों चुप। आपकी स्त्री और आपका लड़का लड़की सब घर में ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर मैं चौंक गया। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? इस तरह की अवस्था में पड़ने पर स्वाभाविक रूप से कोई भी मनुष्य के मन में यही चिंता घूमती है। इसका अंदाजा लगाना क्या कोई कठिन काम है? ना, कठिन तो नहीं है, किंतु मेरी पत्नी और लड़का लड़की है, ये आपको कैसे पता? वो मेरा अंदाजा है। चारों ओर घनी स्तब्धता। ये कौन है? कौन से जगत का वासी है? मैंने परेशान होकर कहा, देखिए। वाह, मत
मेरा सारा शरीर थर-थर कांपने लगा। हाथ छुड़वाने की चेष्टा करके मैं बोला, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। डरिए मत, और सही, आपका घर बस पास में है। मेरा गला इस तरह बैठ गया था कि एक बात भी मुंह से निकालनी मुश्किल हो रही थी। बर्फ जैसा ठंडा हाथ वह मुझे खींचकर ले जा रहा था। अचानक रात के अंतिम पहर की ठंडी हवा ने शरीर का स्पर्श किया। वह रुक गया और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अब आप अकेले ही जा सकते हैं। यहाँ से गिनकर 100 कदम आगे जाइए। वहां से दाई ओर मुड़कर ही सामने आपका घर है। सुबह होने को है, अब मुझे जाना ही होगा। मैं अर्धमूर्छित की तरह निर्वाक होकर खड़ा रहा। फिर से वही हंसी का शब्द हुआ, किंतु इस बार हंसी का वह शब्द बहुत वेदनापूर्ण था। वह बोला, आप बहुत डर गए हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। ये लीजिए आपका छाता, आपसे छूटकर पानी में गिर गया था। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, अब आप विदाई दीजिए। मैंने अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके प्रश्न किया, आप हैं क्या? कोई उत्तर नहीं आया। अपना चेहरा ऊपर उठाकर मैंने देखा कि अति दूर आकाश की पूर्व दिशा में मेघों की चादर को भेद करके धीमा सा प्रकाश निकल रहा है। समाप्त।